जब भी टैक्स सेविंग की बात करते हैं तो एनपीएस जो है वो एक ऐसा नाम है जो हमेशा आता है कि भाई अगर टैक्स बचाना है तो हमारे को एनपीएस में सेव करना चाहिए। अब एनपीएस क्या है? नेशनल पेंशन स्कीम। और एनपीएस से हमारे को टैक्स में बेनिफिट भी मिलता है। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे कि एनपीएस में इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे हैं। और अगर आपने अभी तक अपना एनपीएस अकाउंट नहीं खोला है और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो के बाद आप यहीं से जो है अपना एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हाय, माय नेम इज़ सुमित सब्रवाल। आपका हॉका इन्वेस्टमेंट में स्वागत है। आज के वीडियो में हम एनपीएस के बारे में बात करेंगे और एक ये वीडियो आपको एनपीएस के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो क्विकली टाइम वेस्ट किए बिना हम चलते हैं कि एनपीएस जो है वो क्या है और हम उसमें किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप जो है किस तरह से उसके अंदर जो है अपने रिटर्न्स पा सकते हैं। तो अगर हम एनपीएस की बात करें तो एनपीएस के अंदर जो है वो दो टाइप के अकाउंट होते हैं। एक है टीयर 1 अकाउंट और दूसरा है टीयर 2 अकाउंट। अब टीयर 1 अकाउंट जो है वो पेंशन के लिए है और टीयर 2 अकाउंट जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए है। अब अगर आप एनपीएस अकाउंट खोलना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो है वो टीयर 1 अकाउंट से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि ये मैंडेटरी है खोलना टीयर 2 को ओपन करने के लिए। तो अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे सो टीयर 1 अकाउंट इट इज़ मैंडेटरी। अब इसके अंदर जो विड्रॉल है, जो पेंशन वाला अकाउंट है वो रिस्ट्रिक्टेड है। बट टीयर 2 जो अकाउंट है, जो कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, उसके अंदर जो है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जब चाहें इसमें विड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम टैक्स बेनिफिट की बात करें तो टीयर 1 अकाउंट जो है वो आपको टैक्स बेनिफिट देता है, बट टीयर 2 अकाउंट जो है वो टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करता। अब अकाउंट ओपनिंग के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है? तो आप टीयर 1 का जो पेंशन अकाउंट है वो 500 रुपये से ओपन कर सकते हैं और जो टीयर 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वो आप 1000 रुपये से ओपन कर सकते हैं। और साल में आपको कितना कंट्रीब्यूट करना होता है मिनिमम? तो पेंशन वाले अकाउंट में 1000 रुपये सालाना जो है वो मैंडेटरी है, वो मिनिमम अमाउंट आपको देना ज़रूरी है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलते हैं टीयर 2 के अंदर तो उसके अंदर 250 रुपये का जो है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो आपको करना है। अगर हम टैक्स बेनिफिट की बात करें तो जो ये टीयर 1 एनपीएस पेंशन अकाउंट है ये आपको मल्टीपल टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करता है। अब डेफिनेटली हम एनपीएस अकाउंट क्यों खोल रहे हैं? भाई हम टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे कि ये मल्टीपल टैक्स बेनिफिट क्या है। पहला, अगर आप अपनी टैक्सेबल सैलरी कम करना चाहते हैं तो आप अपनी कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट से बात करके अपना जो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ा सकते हैं। तो आप कितना डिडक्शन ले सकते हैं एनपीएस में? तो जो आपकी बेसिक सैलरी और डियरेंस अलाउंस है उसका अप टू 10% तक आप एनपीएस में डाल सकते हैं। तो इसका जो टैक्स बेनिफिट है वो कैसे होगा कि आपकी जो टैक्सेबल सैलरी है वो कम हो जाएगी, तो आपको कम सैलरी के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आप 30% या 20% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आप जो है अपने एचआर डिपार्टमेंट से बात करके अपनी सैलरी में भी जो है वो प्रोएक्टिवली डिडक्शन ले सकते हैं और एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप ये नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि नहीं भाई आप खुद से इंडिविजुअली जब आपको मन करेगा आप तब इन्वेस्ट करेंगे, तो आप जो है 50,000 रुपये तक साल में इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिस पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब 50,000 में अगर आप 20% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो 10,000 रुपये का आपका टैक्स बच गया। अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपका 15,000 रुपये का टैक्स बच गया। और ये जो है आपका ATCC D1B के अंदर जो है आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब दूसरा जो है वो अंडर सेक्शन ATCCE भी है कि भाई जो 1.5 लाख तक का अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं ATCCE के अंडर जो है वहाँ भी आपको जो है टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अब ATC के अंदर हमारे पास पहले ही बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ATC वाला जो पार्ट है वो ऑलरेडी बाकी ऑप्शन से पूरा हो जाता है। एनपीएस के बात करें और क्वेश्चंस आता है कि भाई अब एनपीएस से अगर मुझे एग्जिट करना है तो मैं कब एग्जिट कर सकता हूं, और अगर मैं एग्जिट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो अब आपके स्क्रीन पे जो ये स्लाइड है आप इसमें देखेंगे कि भाई पेंशन स्टार्ट होती है जब आप 60 साल के हो जाते हैं। तो ये होता है नॉर्मल सुपर एनुएशन भी 60 साल में आप जो है वो रिटायर हो गए। अब रिटायरमेंट पे आप 60% जो है अपना कॉर्पस वो लमसम में विड्रॉ कर सकते हैं, पर 40% ऑफ कॉर्पस जो आपका अकाउंट वैल्यू है उसका आपको जो है वो पेंशन लेनी पड़ेगी। अब वो 40% की पेंशन जो है वो आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं जो एन्युटी प्रोवाइड करती है। अब अगर आपकी जो वैल्यू है अगर वो कॉर्पस 5 लाख से कम है तो आप पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो लमसम में विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो आप 60% तक लमसम में विड्रॉ कर सकते हैं, और अगर 5 लाख से कम है तो आप जो है वो सारे का सारा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं।
अब अगर आप एनपीएस में बीच में एग्जिट करना चाहते हैं कि भाई 5 या 6 साल के बाद या 8 साल के बाद या 2 साल के बाद, तो उसमें किस तरह काम होता है कि एनपीएस में आप जो है 5 साल के बाद ही एग्जिट कर सकते हैं। और जब आप 5 साल के बाद एग्जिट करते हैं तो उसमें 80% जो कॉर्पस है उसकी तो आपको पेंशन लेनी पड़ेगी, 20% जो है वो आप लमसम विड्रॉ कर सकते हैं जो कि टैक्स फ्री होता है। और अगर आपका टोटल कॉर्पस 2.5 लाख से कम है तो आप 5 साल के बाद पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो आप लमसम में विड्रॉ कर सकते हैं। अब ऑन द इवेंट ऑफ डेथ, अब अगर सब्सक्राइबर की अगर डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को जो लमसम पैसा मिलता है वो चाहे तो वो लमसम ले सकता है नॉमिनी, और वो चाहे तो उसके लिए एन्युटी या उसकी पेंशन भी ले सकता है। तो ये चॉइस नॉमिनी के पास रहती है। अब आता है कि भाई एनपीएस में अगर आपको पार्शियल विड्रॉ करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो पार्शियल विड्रॉ जो आता है, सब्सक्राइबर जिसका एनपीएस अकाउंट है वो तीन बार जो है कॉर्पस में से अपना पार्शियल विड्रॉल कर सकता है, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर्स। तो 3 साल पूरे होने के बाद 3 बार तक सब्सक्राइबर जो है पार्शियल विड्रॉ कर सकता है, और हर बार जो लिमिट है वो 25% ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हिम, यानी कि जो भी उसने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है तब तक उसका 25% ही वो विड्रॉ कर सकता है। अब एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि भाई जो फंड वैल्यू है उसका 25% नहीं है, जो उसने कंट्रीब्यूट किया था उसका 25% है। और ये भी जो विड्रॉल है वो दिए हुए कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज़ के अंदर ही हो सकता है। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो एजुकेशन के लिए या बच्चों की एजुकेशन के लिए, बच्चों की शादी के लिए, कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई है, या कोई प्रॉपर्टी जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है या परचेज़ करनी है या बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो ये गिने हुए सिनेरियोज़ के अंदर ही जो है सब्सक्राइबर पार्शियल विड्रॉ कर सकता है अपने पेंशन अकाउंट से। अब जो पैसा एनपीएस में जाता है वो कहाँ पे लगता है, तो अगर हम आप स्क्रीन पे देखें कि भाई इसमें क्या रिस्क है और क्या रिटर्न है, तो इसके अंदर G इज़ फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, E फॉर इक्विटी एंड A फॉर ऑल्टरनेट फंड्स। तो एनपीएस में गवर्नमेंट ने जो है वो डिफ़ाइन किया हुआ है कि भाई इसके अंदर जो पैसा है वो कहाँ जाएगा, या तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जाएगा, या वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जाएगा, या वो इक्विटी में जाएगा, या वो ऑल्टरनेट फंड्स में जाएगा। अब इक्विटी की जो लिमिट है वो 75% है, ऑल्टरनेट फंड्स की जो है वो 5% है। तो मतलब ये अगर आपने 100 रुपये डाले हैं तो 75 रुपये से ज़्यादा इक्विटी में नहीं जा सकते और 5 रुपये से ज़्यादा ऑल्टरनेट फंड में नहीं जा सकते। अब हम बात करते हैं कि भाई जो ये पैसा है ये कौन डिसाइड करेगा कि मेरा पैसा जो है कहाँ इन्वेस्ट होगा। तो इसके अंदर एनपीएस में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक है एक्टिव चॉइस और एक है ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस के अंदर क्या है कि आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको पैसा कहाँ पे एलोकेट करना है, और ऑटो चॉइस में एज पर योर एज जो है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम ड्रिवन एल्गोरिथम के बेसिस पे आपका पैसा जो है वो एलोकेट होगा। अब एक्टिव चॉइस के अंदर वही सेम क्राइटेरिया है भी 75% से ज़्यादा आप इक्विटी में नहीं डाल सकते और 5% से ज़्यादा आप ऑल्टरनेट फंड्स के अंदर नहीं डाल सकते। ऑटो चॉइस में अभी हम आगे देखेंगे कि ऑटो चॉइस के अंदर टेबल में किस तरह से पैसा जो है कहाँ कहाँ पे एलोकेट होता है। अब ऑटो चॉइस में सब्सक्राइबर के लिए एनपीएस में 3 ऑप्शंस हैं, एक है अग्रेसिव, एक है मॉडरेट और एक है कंजर्वेटिव। भाई अगर आप रिस्क टेकर हैं तो आप अग्रेसिव ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, अगर आप मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं तो आप मॉडरेट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, और अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो आप कंजर्वेटिव ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे आगे कि इन ऑप्शंस में किस टाइप के रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम एक्टिव एलोकेशन की बात करें तो आप देखेंगे कि अगर अप टू एज 50 तक आप चाहें तो अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे सो कैप ऑन ई इज़ इक्विटी, तो इक्विटी में 75% का कैप है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में 100% है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 100% है, और ऑल्टरनेट फंड के अंदर 5% है। तो मतलब ये कि अगर आप खुद मैनेज कर रहे हैं अपना पोर्टफोलियो तो आप चाहें तो आप 100% कॉर्पोरेट बॉन्ड में डाल सकते हैं, आप चाहें तो 100% जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डाल सकते हैं, बट इक्विटी और ऑल्टरनेट फंड के अंदर जो कैप है वो लिमिटेड है। और अगर आप देखेंगे कि जैसे ही 60 से एज क्रॉस होती है तो इक्विटी का एक्सपोजर जो है वो 50% पे कैप हो जाता है और बाकियों के अंदर जो है वो सेम रहता है। अब आपकी स्क्रीन पे है ऑटो एलोकेशन। अब एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव में ये ऑलरेडी एल्गोरिथम डिफाइंड है। इसके अंदर आपकी एज के अकॉर्डिंग एग्रेसिव अगर आपने अपना ऑप्शन चूज़ किया है तो उसमें इक्विटी का एक्सपोजर क्या होगा,
कॉर्पोरेट बॉन्ड का एक्सपोजर क्या होगा और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का एक्सपोजर क्या होगा। तो अगर आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे इक्विटी के अंदर एक्सपोजर जो है वो कम होता जाता है और जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर बढ़ता जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली होगा, आपको इसको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑटो ऑप्शन चूज़ करिए और छोड़ दीजिए, एज के साथ सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करेगा। अब अगर हम इक्विटी के फंड परफॉर्मेंस की बात करें कि भाई अगर आप 75% इक्विटी में डालते हैं तो आप क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो जो ये पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे SBI, LIC, UTI, ICICI प्रूडेंशियल, कोटक, HDFC एंड बिरला, तो इनके रिटर्न्स आप देखेंगे कि 5 ईयर होराइजन अगर हम लेके चलें तो 5 साल के होराइजन में बारिंग SBI जिसने कि 22.88% का रिटर्न दिया है, 22.88%, बाकी सब ने 11-12% का रिटर्न दिया है। और अगर हम 10 ईयर होराइजन लेके चलें तो 10 ईयर होराइजन में ICICI प्रूडेंशियल, UTI, कोटक और SBI ये ऑलमोस्ट 12.5 से 13.25% के बीच में हैं। तो आप इक्विटी वाले पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को आप अराउंड 12.5 to 13% एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। अब अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आप देखेंगे कि 5 साल की होराइजन में 6 से 7% का जो है वो रिटर्न है, जो कि डेफिनेटली रिस्क कम है यहाँ पे, तो रिटर्न भी कम है। और अगर हम कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात करें तो कॉर्पोरेट बॉन्ड ने जो है 5 साल के अंदर 7% के 7 से 7.5% का रिटर्न दिया है और 10 ईयर्स में जो है वो 8 to 9% का। तो यहाँ पे डिफरेंट फंड मैनेजर्स के जो हैं ये आपको रिटर्न्स दिख रहे हैं। ये रिटर्न्स जो हमने उठाए हैं ये 20 अक्टूबर का डेटा है, 20 अक्टूबर 2022 का। अब अगर आप चाहें तो आप विड्रॉल को डेफर भी कर सकते हैं, यानी लेट से अब 60th पे रिटायरमेंट हो गई और अभी आप जो है वो अपना लमसम विड्रॉ नहीं करना चाहते तो आप उसको डेफर कर सकते हैं। आप अपनी एन्युइटी को भी डेफर कर सकते हैं, आप चाहें तो दोनों लमसम और एन्युइटी को भी डेफर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप अपने लमसम को फेस्ड मैनर में भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे ही आपकी वेस्टिंग पीरियड ख़त्म होता है और आपका एन्युइटी पीरियड स्टार्ट होता है तो एन्युइटी आपको कैसे लेनी है उसकी आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उनको चूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि अगर हमारे को 50,000 रुपये महीने की पेंशन चाहिए तो हमारे को मंथली कितना NPS में डालना पड़ेगा कि भाई हमारे को जो है 50,000 की पेंशन मिल जाए। तो आपकी स्क्रीन पे जो ये ग्राफ है इसमें एज दी हुई है कि भाई अगर आप 25 साल के हैं तो आपको पर मंथ कितना कंट्रीब्यूट करना है, अगर आप 30 साल के हैं तो आपको कितना कंट्रीब्यूट करना है, 35 के, 40 के, 45 के एंड 50 के। तो आप देखेंगे कि आप जितना जल्दी NPS में कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं उतना ही कम अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है 50,000 की पेंशन को स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आप 50 साल की उम्र में NPS अकाउंट ओपन करके और उसमें आप 50,000 की पेंशन चाहते हैं 60 साल का होने के बाद, तो आपको 48,414 रुपये मंथली इन्वेस्ट करना पड़ता है। और ये जो फिगर्स हैं ये हमने 10% की रिटर्न के ऊपर जो है एज्यूम करी हैं और जो एन्युइटी रेट है वो 6% का लिया है। तो आप देख सकते हैं जितना जल्दी आप इसमें NPS में स्टार्ट करेंगे कंट्रीब्यूशन, उतना ही जो है आपको कम अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपनी पेंशन के लिए। ये टीयर 1 के बारे में था। टीयर 1 अकाउंट यानी कि पेंशन अकाउंट, जहाँ पे जो मोस्टली हम NPS खोलते हैं एक पेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और टैक्स बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके अंदर जो टीयर 2 अकाउंट है, टीयर 2 अकाउंट जो है वो एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। तो आप जो है उस इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर भी अपना पैसा डाल सकते हैं और इन्वेस्टमेंट अकाउंट की ओपनिंग टीयर 1 के साथ ही जो है वो हो जाती है। तो सेम प्रोसेस है, बट ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर बेनिफिट ये है कि इसके अंदर जो है आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जब चाहें पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, आप जब चाहे जितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो का कुछ पार्ट जो है वो आप टीयर 2 अकाउंट में डालना चाहते हैं तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है कि उसके अंडर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, और इसके अंदर क्योंकि मासिस का पैसा यहाँ पे है, एक थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल होता है बेनिफिट कि भाई हाँ यहाँ पे थोड़ी रिटर्न्स जो है वो हमारे को ठीक ठाक मिलेंगी, PPF से बेटर मिलेंगी, PF से बेटर मिलेंगी और उतना भी रिस्की नहीं होगा जितना कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो है वो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स के अंदर रिस्क होता है। तो उस पर्सपेक्टिव से आप टीयर 2 अकाउंट जो है वो भी खोल सकते हैं।
इस वीडियो में आपको नीचे लिंक दिया हुआ है। अगर आप अपना एनपीएस अकाउंट अगर आप खोलना चाहते हैं, अब आपने अभी तक नहीं खोला है, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके और आप ऑनलाइन जो है आधार के बेसिस पे अपना जो है अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये लिंक फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। आप इस पर क्लिक करिए और क्लिक करके आप अपना एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। आप अपने कमेंट्स जो है वो छोड़िए और मैं जो है डेफिनेटली उस कमेंट पे आपकी क्वेरीज़ का जो है वो आंसर करूँगा। अगर आप एनपीएस को देख रहे हैं एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन या पेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करिए। आई एम श्योर इस वीडियो से आपको क्लियर होगा कि एनपीएस अकाउंट क्या है, कैसे खुलता है और क्या इसके अंदर बेनिफिट्स हैं, किस टाइप के रिटर्न्स हैं, और अगर आप खोलना चाहें तो आप इसको खोल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।